Delhi Sultanate video series. Today's topic is Slave Dynasty. इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कोशिश यह रहेगी कि इस वंश से संबंधित कुछ भी पीछे ना छूटे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक स्लेव डायनेस्टी। मोहम्मद गोरी कब गजनी का सुल्तान बना? 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1202 ईस्वी, 1206 ईस्वी। तो मोहम्मद गोरी गजनी का सुल्तान 1202 ईस्वी में अपने बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत बना। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय हरा देता है। 1192 में मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लेता है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मर जाता है। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश को मामलुक वंश की संज्ञा किसने दी? हबीबुल्ला, हसन निजामी, A.L. श्रीवास्तव, K.S. लाल। तो इसका सही उत्तर है हबीबुल्ला। हसन निजामी एक फ़ारसी इतिहासकार थे जिन्होंने एक फ़ारसी ग्रंथ लिखा था ताजुल मासिर। ये इसके द्वारा लिखित फ़ारसी ग्रंथ है। A.L. श्रीवास्तव, इसने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश के कितने शासक गुलाम माता पिता की संतान थे? यानी उनके माता पिता गुलाम थे। तो हमारे ऑप्शंस है 5, 10, 3, 11। तो सही उत्तर है 3। ये कौन कौन से थे? एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 इल्तुतमिश, नंबर 3 बलबन। ये तीनों के माता पिता गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी में मोहम्मद गोरी ने खरीदा। इल्तुतमिश को दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा और बलबन भी इल्तुतमिश का गुलाम था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? इसके हमारे ऑप्शंस है 1175 ईस्वी, 1178 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1194 ईस्वी। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में पंजाब में किया। उस समय पंजाब में करामाथी नामक वंश का शासन था जो कि मुस्लिम थे। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया। मूलराज द्वितीय अल्पवयस्क थे उस टाइम, तो उसकी माता नायकी देवी उसकी संरक्षिका थी और आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी को, कौन सा युद्ध? आबू का युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया गया। यह मोहम्मद गोरी की प्रथम हार थी भारतीय क्षेत्र में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। 1194 ईस्वी में एक इम्पोर्टेंट युद्ध होता है जिसका नाम है चंदावर का युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद
जयचंद गढ़वाल को युद्ध में पराजित कर मार डाला। मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, बलबन। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव यानी A.L. श्रीवास्तव ने इल्तुतमिश को मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक माना है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक वंश का या गुलाम वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि नहीं है? तो ये कुछ उपाधियां हैं जिनमें से 3 का संबंध कुतुबुद्दीन ऐबक से है और 1 का संबंध कुतुबुद्दीन ऐबक से नहीं है। तो ऑप्शन ए लाख बख्श, ऑप्शन बी सिपह सलार, ऑप्शन सी मलिक और ऑप्शन डी सिकंदर सानी। तो इसका अपना सही उत्तर है सिकंदर सानी, क्योंकि सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। लाख बख्श यानी जो दानशील होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दानशील था, इसलिए उसको लाख बख्श की उपाधि दी गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के उपरांत 1206 में भारतीय क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया, तो उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी, क्योंकि उस टाइम वो दास था। इसलिए उसने मोहम्मद गोरी के सिपह सलार या मलिक की उपाधि धारण करके भारतीय क्षेत्र पर शासन किया। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा इक्ता प्रदान किया? हिसार फिरोजा, बदायूं, कड़ा, मुल्तान। तो इसका सही उत्तर है हिसार फिरोजा। बदायूं में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गवर्नर बनाया था, यानी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान बदायूं का गवर्नर था और कड़ा का गवर्नर अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के वक्त था। अगला क्वेश्चन, भारत में इक्ता प्रथा की व्यवस्थित शुरुआत किसने की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। तो भारत में इक्ता प्रथा की व्यवस्थित शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, यानी इसने वृहत स्तर पर अपने शासन के दौरान इक्ता प्रदान किए। लेकिन भारतीय क्षेत्र में प्रथम इक्ता देने वाला मोहम्मद गोरी है। इसने हिसार फिरोजा का इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और आराम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, जिसको हटाकर इल्तुतमिश शासक बना था। तो ये 1206 में कुतुबुद्दीन के बाद में शासक बना था, सुल्तान बना था। इल्तुतमिश ने खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से कब मान्यता प्राप्त की? 1210, 1229, 1213, 1236। तो इसका सही उत्तर है 1229। तो और ऑप्शंस देखते हैं। 1210 में क्या होता है? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तथा इल्तुतमिश शासक बनता है। 1213, 1213 को कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है, लेकिन उसको दिल्ली की जनता और वहाँ के जो तुर्कान-ए-चिहलगानी
था उसकी मदद से रजिया सुल्तान शासक बन जाती है। इल्तुतमिश के बाद सुल्तान कौन बना? तो जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया भी है, ऑप्शंस है आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह। सही उत्तर है रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसको? रजिया सुल्तान को, जो कि उसकी पुत्री थी। लेकिन लाहौर के जो उस टाइम के नोबल्स थे, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को उसकी मृत्यु के उपरांत सुल्तान बना दिया। तो इसका विरोध रजिया ने किया और दिल्ली की जनता और यहाँ के नोबल्स का उसको समर्थन मिला और उसने रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के पास ही युद्ध में पराजित कर मार डाला और खुद शासिका बन गई। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बना, लेकिन इसको इल्तुतमिश ने अपदस्थ कर शासक बन गया। रजिया सुल्तान ये कुतुबुद्दीन के बाद बने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर शासक बनी। और बहराम शाह, जैसा कि हम जानते हैं, अकबर का संरक्षक था। क्या था? संरक्षक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया? सुल्तानगढ़ी यह दिल्ली में है। तो ऑप्शंस है नसीरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। 1229 में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और उसकी याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश बनाता है और यह भारतीय क्षेत्र में प्रथम मकबरा है। क्या है? प्रथम मकबरा। रुकनुद्दीन फिरोज, जैसा कि मैंने बताया, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तान बनता है, जिसको रजिया सुल्तान अपदस्थ कर सुल्तान बन जाती है 1236 में। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक श्रीगणेश इल्तुतमिश ने किया, यह किसने कहा? ऑप्शंस है आर.पी. त्रिपाठी, ईश्वरी प्रसाद, ए.एल. श्रीवास्तव, लेनपुल। तो इसका सही उत्तर है ए.एल. श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया? ऑप्शंस है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ढाई दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा। तो इसका सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा, क्योंकि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी शासक कब से कब तक था? अलाउद्दीन खिलजी शासक था 1296 से लेकर के 1316 तक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर शासक बना था। ढाई दिन का झोंपड़ा यह अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो कि अजमेर में है। किसमें? अजमेर में। क्योंकि इसमें जो बिसलदेव थे, विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी अजमेर में और उसी के ऊपर ही ढाई दिन के झोंपड़े का निर्माण कर दिया गया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यह भारतीय क्षेत्र में प्रथम मस्जिद है। क्या है? प्रथम मस्जिद। और इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और कुतुब मीनार, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और यह जो डेडिकेटेड थी कुतुबुद्दीन ने बख्तियार काकी नाम के एक चिश्ती संत हुए, उनको डेडिकेट की थी। तो इसका निर्माण शुरू किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने इसकी 2 मंजिलें बनवाई। कितनी? 2 मंजिलें। इसके बाद में इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। उसने 4 मंजिलें बनाई। किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में
इसके 4 ही मंजिलें थी, लेकिन बाद में एक बिजली गिरती है जिससे उसकी चौथी मंजिल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसका जो बाद में तृतीय जो शासक है जिसने इसका जीर्णोद्धार करवाया वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को निर्माण करवा करके इसमें 5वीं मंजिल भी बनवाई। तो इस प्रकार अब कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें। और जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन 3 शासकों ने इसका विस्तार किया। तो उसमें तो एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा इसमें जो आता है वो आता है इल्तुतमिश, और जो तीसरा शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने कहाँ से खरीदा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने गजनी से खरीदा था, क्योंकि इसको पहले इसके माता पिता ने निशानपुर में बेचा था और निशानपुर से गजनी आ गया और गजनी में इसको मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। चांदी का टंका व जीतल सिक्का किसने चलाया? ऑप्शंस है इल्तुतमिश, कैखुसरौ, कैकूकाबाद और क्यूमर्स। तो चांदी का टंका व तांबे का जीतल चलाया था इल्तुतमिश ने, और इनका जो रेशियो था कि एक चांदी का टंका इज इक्वल टू 48 तांबे के जीतल, यानी एक चांदी के टंके में 48 तांबे के जीतल के सिक्के आ जाते थे। तो इल्तुतमिश ने चलाया। कैखुसरौ को बलबन ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, क्योंकि बलबन का एक प्रिय पुत्र था मुहम्मद, जो कि 1285 में मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया, और उसका पुत्र था कैखुसरौ। ये था सन ऑफ मुहम्मद, तो ये मुहम्मद का सन था, इसको उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद में जो इसके नोबल्स थे उन्होंने बुगरा खान, जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर था बलबन के वक्त, जो बलबन का पुत्र भी था, उसके बेटे कैकूकाबाद को सुल्तान बना दिया। और कैकूकाबाद के बाद में क्यूमर्स बहुत कम समय के लिए सुल्तान रहा, जिसकी हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने क्यूमर्स की हत्या करके और 1290 में शासक बन गया। कब? 1290 में। अगला प्रश्न, बहराम शाह ने किसको अपना नायब मुमालिक नियुक्त किया? ऑप्शंस है इख्तियारुद्दीन ऐतगिन, बलबन, मलिक काफूर, बैरम खान। तो इसका सही उत्तर है इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। ये सल्तनत काल का प्रथम नायब सुल्तान था, नंबर 1। और इसके बाद में बलबन दूसरा बना, और बलबन को नायब सुल्तान बनाया था इसके दामाद और सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ने। और मलिक काफूर सल्तनत कालीन 3rd नायब सुल्तान था, और इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दिल्ली सल्तनत के वक्त 3 नायब सुल्तान बने हैं, जिसमें प्रथम है इख्तियारुद्दीन ऐतगिन, जिसको बहराम शाह ने बनाया। बलबन द्वितीय नायब सुल्तान, जिसको कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ने बनाया, और उसका कार्यकाल जो था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का वो था 1246 से 66 ईस्वी। मलिक काफूर यह जो इसको 1000 भी कहते हैं, क्योंकि 1000 में इसको खरीदा गया था, और इसको जो नायब सुल्तान बनाया था ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
और बैराम खान जैसे हम जानते हैं कि ये तो अकबर का संरक्षक था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य बलबन ने नहीं किया? तो ये कुछ कार्य हैं, जैसे तुर्कान ए चहलगानी को ख़त्म किया, नवरोज़ पर्व की शुरुआत की, दीवान ए आरिज़ की स्थापना की, दीवान ए वकूफ़ की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर है दीवान अ वकूफ़। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने की थी। और तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किया था, इसको लागू किया था इल्तुतमिश ने और ख़त्म किया है बलबन ने। तो ये बलबन ने किया है। नवरोज़ पर्व की शुरुआत भी, यानी जन्मदिन को मनाने की एक फ़ारसी परंपरा है, जिसको भी बलबन ने शुरू किया। और दीवान आरिज़ की स्थापना एक सैनिक विभाग था, जिसकी स्थापना भी बलबन ने की है। इसकी बलबन ने नहीं की थी, इसकी की थी जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने। अगला प्रश्न, बलबन ने एकमात्र सैनिक अभियान बंगाल के किस शासक के खिलाफ किया? तो बलबन अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगा रहा, इसने सैनिक अभियान नहीं किए थे। तो इसका एक सैनिक अभियान था जिसका उसने एग्जीक्यूट किया था। तो ऑप्शंस हैं तुगरिल, मुहम्मद, अमीर खुसरो, अमीन खान। तो उसने बंगाल के जिस शासक के खिलाफ अभियान किया था उसका नाम था तुगरिल, और यह इसका एकमात्र सैनिक अभियान था। अब आते मुहम्मद सन ऑफ बलबन था और 1285 में इसकी मृत्यु मंगोल आक्रमण में हो गई थी। अमीन खान, तो अमीन खान को ये जो बंगाल में तुगरिल ने जो विद्रोह किया था उसको दबाने के लिए बलबन ने भेजा, लेकिन ये असफल रहा और इसकी हत्या बलबन ने कर दी थी। अमीर खुसरो, यह तो एक साहित्यकार और कवि था। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया? ऑप्शंस हैं कैखुसरव, कैकुकाबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। इसका सही उत्तर है कैखुसरव। यह बलबन के पुत्र मुहम्मद का पुत्र था। किसका? मुहम्मद, जिसकी मृत्यु 1285 में मंगोल आक्रमण में हो गई थी। कैकुकाबाद सन ऑफ बुगरा खान, यह बंगाल का गवर्नर था तथा बलबन का पुत्र भी था। क्यूमर्स, यह है सन ऑफ कैकुकाबाद। तो बलबन उत्तराधिकारी बनाता है कैखुसरव को, लेकिन उसके नोबल्स किसको सुल्तान बना देते हैं बलबन की मृत्यु के बाद में? कब? 1286 में कैकुकाबाद को। कैकुकाबाद की मृत्यु हो जाती है 1290 में, तब शासक बनता है 1290 में क्यूमर्स, जिसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी और शासक बन जाता है 1290 में। हसन निज़ामी द्वारा फ़ारसी भाषा में रचित ग्रंथ का नाम क्या है? हसन निज़ामी। तो ऑप्शंस है ताजुल मासिर, तबकात नासिरी, फुतुह उस सलातिन, शाहनामा। तो इसका सही उत्तर है ताजुल मासिर, तबकात नासिरी। इसकी रचना भी एक फारसी इतिहासकार ने की है, जिसका नाम है मिन्हाज उस सिराज। फुतुह उस सलातिन, इसकी रचना भी एक फारसी इतिहासकार ने की है, जिसका नाम है इसामी। क्या नाम है? इसामी। और इस ग्रंथ में इसने मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का विरोध किया है। शाहनामा, इसकी रचना 11वीं शताब्दी में, कब? 11वीं शताब्दी में की थी फिरदौसी ने। यह मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि था। नसीरुद्दीन महमूद शाह कब सुल्तान बना? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह कब सुल्तान बना? तो जैसा ऑप्शन है हमारे 1236, 1240, 1242,
1246। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह सुल्तान बना था 1246 में। अब हम देखते हैं कि 1236 में सुल्तान कौन बना। तो 1236 में मृत्यु होती है कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने जीवित रहते ही घोषित कर दिया था रजिया सुल्तान को। लेकिन इसके जो लाहौर के नोबल्स थे उन्होंने जो शासक बना दिया था, सुल्तान बना दिया था, वो था आराम शाह। लेकिन जो दिल्ली के नोबल्स हैं उन्होंने रजिया सुल्तान का समर्थन किया और उन्होंने रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित कर दिया। उन दोनों के बीच में दिल्ली के पास युद्ध होता है जिसमें रजिया सुल्तान ने आराम शाह को मार डाला और खुद क्या बन गई, शासक बन गई। 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु होती है। तो शासक कौन बनता है? शासक बनता है बहराम शाह, जो कि रजिया सुल्तान का भाई था। तो बहराम शाह शासक बनता है। 1242 बहराम शाह को मार के शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 1242 से 1246 तक शासक रहता है और 1246 में इसकी जगह या इसकी मार के शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद शाह। और यह नसीरुद्दीन महमूद शाह बलबन का दामाद था। अमीर खुसरो ने अपने कौन से ग्रंथ में कैकुकाबाद तथा बुगरा खान के मिलन का उल्लेख किया है? तो कैकुकाबाद जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और मोहम्मद बलबन का क्या था, पौत्र था, और बुगरा खान का पुत्र था। अब हमारे ऑप्शंस है किरान-उस-सदाइन, नूह सिपर, तुगलकनामा, खजाइन-उल-फतह। तो अपना सही जो उत्तर है वो है किरान-उस-सदाइन। तो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ किरान-उस-सदाइन में कैकुकाबाद तथा बुगरा खान के मिलन का उल्लेख किया है, क्योंकि इनमें अनबन चल रही थी। क्योंकि बुगरा खान जो था उसने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और उस टाइम दिल्ली का सुल्तान था कैकुकाबाद। तो उनके बीच में अनबन थी, लेकिन फिर भी इनकी मुलाकात होती है बहुत दिनों के बाद में। उसका जो जिक्र किया है वो किरान-उस-सदाइन में अमीर खुसरो ने किया है। नूह सिपेर, इसमें यह भी अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें इसने एक तो मुबारक खिलजी का जिक्र किया है, दूसरा इसने जो मंगोलों द्वारा खुद को बंदी बनाए जाने का भी उल्लेख किया है कि क्योंकि मोहम्मद जो बलबन का पुत्र था 1285 में मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया, उसके साथ था अमीर खुसरो। तो मोहम्मद तो मारा गया और अमीर खुसरो को मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया था, बंदी बना लिया था। तुगलकनामा की रचना भी अमीर खुसरो ने की है और खजाइन-उल-फतह, इसकी रचना भी अमीर खुसरो ने की है और इसमें इसने यानी अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का जिक्र किया है। किसका? और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है मिफ्ता-उल-फुतूह। इसमें इसने जलालुद्दीन खिलजी था उसकी विजयों का जिक्र किया है इसमें। किसने? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए चांदी के टंका और तांबे के जीतल का अनुपात क्या था? 1:45, 1:48, 1:64, 1:30। तो इसका जिक्र हम एक पहले के क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है 1:48। इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए चांदी के टंका और तांबे के जीतल का अनुपात क्या था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका सही उत्तर है 1:48। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? तो ऑप्शंस है इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और
तांबे का जीतल सिक्का चलाया? मोहम्मद गौरी ने दहलवी टाइप सिक्के चलाए जिसमें एक तरफ बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र था और दूसरी तरफ उसने मोहम्मद बिन शाम लिख रखा था देवनागरी लिपि में। अलाउद्दीन खिलजी ने कोई खास सिक्के नहीं चलाए थे। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर किस लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था? तो ये मैं आपको पहले ही एक प्रीवियस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ। अगर आपको याद है तो आप उत्तर दे सकते हैं। अरबी, फारसी, देवनागरी, ब्राह्मी। तो सही उत्तर है देवनागरी। तो मोहम्मद गौरी ने देवनागरी में अपने सिक्के पर मोहम्मद बिन शाम लिखा था। इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए चांदी के टंका और तांबे के जीतल का अनुपात क्या था? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है 1:48। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शंस हैं धमियाक पंजाब पाकिस्तान, गजना अफ़गानिस्तान, लाहौर दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है धमियाक पाकिस्तान। और यह झेलम नदी के तट पर 1206 में इसकी हत्या संभवतः खोकर जाटों ने कर दी थी। अगला प्रश्न, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210, 1206, 1236, 1240। तो इसका सही उत्तर है 1210। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत भारतीय क्षेत्र का प्रशासक बनता है। क्योंकि ये सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करता है, इसने 2 उपाधियां ग्रहण की थी, मलिक की या सिपह सलार की। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। 1240 में रजिया सुल्ताना सुल्तान बनती है। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रशासन का केंद्र कहाँ था? यानी उसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस हैं दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया और इसने अपने शासन का जो केंद्र था वो लाहौर बनाया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक इलबरी शमसी वंश का है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, कैकुकाबाद। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कुतुब शाही वंश का था और बलबन जो है वो बलबनी वंश का था और कैकुकाबाद तो बलबन का पौत्र है तो वो भी बलबनी वंश का ही हो गया। तो ये था दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन टॉपिक। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। सो देन इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।